जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ बिना दिन मां कौन जाशे ए जागने जादवा सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे। निंदा ना करे के नीरे, निंदा ना करे के नीरे। बाज काच मना निश्चल राखे, काच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने करी। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। पर स्त्री जेने मात रे, पर स्त्री जेने मात रे। जेवा थकी असत्य न बोले, जीवा थकी असत्य न बोले। पर धन नव जाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने करी। आ
नहीं जेने, मोह माया व्यापी नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, दृढ़ वैराग जेना मन मारे। राम नाम शु ताली लागे। नमस्कार, आप सभी का 2 दिवसीय संत साहित्य उत्सव में साहित्य अकादमी और रूपायतन जूनागढ़ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा आग्रह रहेगा कि जो परिसर में जितने भी शोधार्थी, प्राध्यापक और साहित्य संस्कृति प्रेमी उपस्थित हैं वो सब अपने स्थान ग्रहण करें ताकि हम विधिवत शुरुआत इस 2 दिवसीय संत उत्सव की कर सकें। आज का यह 2 दिवसीय संत साहित्य उत्सव नरसिंह मेहता जी की रचनाओं और पूरी भारतीय संत साहित्य की जो परंपरा है, जो समृद्ध परंपरा है, उस पर तो बात होगी ही। इस उत्सव की विशिष्ट बात यह है कि न केवल नरसिंह मेहता जी के संत साहित्य पर बात होगी बल्कि पश्चिमी क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, मूल रूप से मराठी, कोंकणी और सिंधी, जो साहित्य अकादमी के पश्चिमी क्षेत्र की भाषाएं हैं, उनके संत साहित्य पर भी विस्तार से हम अलग अलग सत्रों में बात करेंगे। 2 दिवसीय इस उत्सव में उद्घाटन सत्र में हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय विनोद जोशी जी, जो कि गुजराती परामर्श मंडल के संयोजक हैं। वो अपना आरंभिक वक्तव्य देंगे। बीज वक्तव्य संत साहित्य के प्रख्यात अध्येता और गुजराती के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर बलवंत जानी जी हमारे बीच उपस्थित है। आज के इस पहले दिन जो उद्घाटन सत्र है उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर नामदेव ताराचंदानी जी करेंगे, जो सिंधी के जाने माने लेखक और साहित्यकार हैं और हमारा जो साहित्य अकादमी में पश्चिमी क्षेत्र का जो परामर्श मंडल है उसके आप संयोजक भी हैं। और आगे के कार्यक्रम का मैं परिचय दूं उससे पहले मैं उद्घाटन सत्र के अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। सबसे पहले आज का जो बीज वक्तव्य देंगे आदरणीय डॉक्टर बलवंत जानी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आरंभिक वक्तव्य के लिए गुजराती परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय प्रोफेसर विनोद जोशी जी से आग्रह करूँगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष वक्तव्य के लिए प्रोफेसर नामदेव ताराचंदानी जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज का ये संत साहित्य उत्सव जिनके सहयोग से हम इस बहुत सुंदर छठा के साथ कर रहे हैं और नरसिंह जी के गांव में करना ये संभव हुआ है साहित्य अकादमी के लिए, तो उसके पीछे हेमंत भाई नानावटी जी का जो
समर्पण था, जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम को लेकर करने का। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इस 2 दिवसीय उत्सव में हम उद्घाटन सत्र के बाद प्रथम सत्र जो होगा उसकी अध्यक्षता नाथालाल जी गोहिल करेंगे। 2 आलेख पाठ होंगे। मनोज रावल जी नरसिंह मेहता और पश्चिमी भारतीय भक्ति परंपरा पर अपनी बात रखेंगे। इसी सत्र में रमेश मेहता जी नरसिंह मेहता जी की आत्मकथात्मक रचनाओं पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आज का जो दूसरा सत्र है उसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विनोद जोशी जी करेंगे और इसमें 2 पेपर रीडर अपनी बात रखेंगे। आशा गोहिल जी जो वलसाड़ से हमारे बीच में हैं, वो नरसिंह मेहता जी की कृष्ण भक्ति की कविता उस पर विस्तार से बात करेंगी और निरंजन राजगुरु जी जो नरसिंह मेहता जी की ज्ञान मार्गी कविता पर विशेष तौर पर अपना आलेख पाठ करेंगे। इसी तरह कल का जो पहला सत्र होगा उसकी अध्यक्षता डॉक्टर भूषण भावे जी करेंगे, जो कि कोंकणी परामर्श मंडल के संयोजक हैं। आप गोवा से हमारे बीच उपस्थित हैं। इसमें भी 2 आलेख पाठ होंगे। सुरेश बबलानी जी सिंधी भक्त कवि स्वामी और नरसिंह मेहता जी उनके तुलनात्मक उस पर बात करेंगे। इसी तरह ताहिर पठान जी संत तुकाराम की कविता और नरसिंह मेहता। कल का जो चतुर्थ सत्र होगा वो उसमें नरसिंह मेहता और पश्चिम क्षेत्रीय संत साहित्य विषय पर इसकी अध्यक्षता हसित मेहता जी करेंगे और उसमें कलाधर मुतवा सिंधी भाषा की भक्ति काव्य परंपरा और नरसिंह मेहता उस पर विस्तार से अपनी बात कहेंगे। पूर्णानंद चारी जी जो गोवा से हमारे बीच है, कोंकणी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, वह कृष्णदयाल सामा, नरसिंह मेहता और अन्य संत कवि उन पर विस्तार से बात करने वाले हैं। और कल जो समापन सत्र होगा उसमें आदरणीय सतीश बड़वे जी जो बड़े अभ्यासक हैं मराठी संत साहित्य और भारतीय संत साहित्य परंपरा के, उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस सेमिनार के लिए गरिमा बढ़ाने वाली है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं आदरणीय सतीश बड़वे जी जो समाहार वक्तव्य देंगे इस उत्सव का। तो फिर से मैं आप सबका साहित्य अकादमी की ओर से और इस बहुत सुसज्जित और सुंदर आयोजन के लिए रूपायतन संस्था की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूं। और इस उत्सव के शुरुआत में माँ वीणा पाणी को हम याद करें, सरस्वती या इस ज्योति को जो हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और साहित्य और संतों की वाणियाँ भी हमें कहीं न कहीं उस अंधकार से प्रकाश की ओर ही जाने की एक रास्ता देती है। तो मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूँगा कि वह दीप प्रज्वलन कर इस उत्सव का आगाज करें। सभी मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत आभार। और दीप प्रागट्य के बाद रूपायतन संस्थान की छात्र छात्राएं नरसिंह जी का ही बहुत प्रसिद्ध गीत आज नी घड़ी रलियां मणि की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच है। उसके बाद रमेश मेहता जी स्वागत भूमिका में अपने वक्तव्य रखेंगे। तो मैं सभी रूपायतन की छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगा कि वो अपना समूह नृत्य प्रस्तुत करें। इस उद्घाटन सत्र में रूपायतन की ओर से स्वागत भूमिका के लिए मैं रूपायतन के ट्रस्टी
आदरणीय रमेश मेहता जी से आग्रह करूंगा कि वो अब स्वागत में 2 शब्द कहें और मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें। नमस्कार। गिरनार जी, ये हमारे लिए ये गिरनार एक व्यक्ति है आदरणीय, इसलिए गिरनार जी के सानिध्य में रूपायतन इस संस्था के इस परिसर में आप सबका हम स्वागत करते हैं। रूपायतन एक ऐसी संस्था है कि जिसका मुद्रा वाक्य है कि सांस्कृतिक समन्वय करने वाला रूपायतन। तो इस उपक्रम को हम हमारी सांस्कृतिक समन्वय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रूपायतन की बहुत पुरानी परंपरा है और गांधी जी के देहांत के बाद करीब 13 दिन बाद इस संस्था का प्रारंभ हुआ। यहाँ कई दिग्गज सर्जक साधक रहते थे। इसमें साईं मकरंद भी थे, रतिलाल अनिल भी थे। यहाँ हाथ से बना हुआ कागज बनता था। यहाँ प्यारे बापू करके एक सामयिक गुजराती में था, इसकी भव्य परंपरा थी। जब हम आज देखते हैं कि ये प्यारे बापू और इसके बाद में वो सामयिक का नाम हमने वैष्णव जन रखा, इसमें कई दिग्गज सर्जक मशरूवाला, काका साहेब, विनोबा भावे, मकरंद दवे तो थे ही, और रतिलाल अनिल, इसकी लेखिनी कार्यरत थी इस सामयिक में। आज हम देखते हैं कि वीरेन गांधी और धीरेन गांधी और नवीन गांधी जिसने इस संस्था की शुरुआत की, गांधी जी के भतीजे थे वो, और उसने ये संस्था की स्थापना की। और फिर हम सब जिसको पहचानते हैं रदुभाई अदानी, ये इस संस्था के साथ पूर्ण रूप से जुड़ गए। हम सब जानते हैं कि जूनागढ़ की आज़ादी का जो सर सेनापति थे वो रदुभाई अदानी थे। इसकी पत्नी कुसुम्बा के साथ उन्हें यहाँ आके इस रूपायतन को जीवंत किया, जीवंत रखा। फिर बाद में हमारे आज के जो मैनेजिंग ट्रस्टी है हेमंत नानावटी, इसके पिताजी दिव्यकांत नानावटी जी, उन्होंने ये संस्था का पदभार संभाला और कई प्रवृत्तियां यहाँ शुरुआत की। उसके जाने के बाद निरुपम नानावटी जी जो अहमदाबाद में स्थित है और दिव्यकांत भाई के बड़े पुत्र होनार वकील है, वो प्रमुख हुए और मैनेजिंग ट्रस्टी के रूप में हेमंत भाई ने यहाँ आके फिर ऐसा सोचा उन्होंने कि ये यहाँ स्कूल तो चलती है, ये सब छात्राएं हमारे स्कूल की है, जो समाज के गरीब वर्ग के ज़्यादातर बालक यहाँ रहते हैं, खाना पीना सब निःशुल्क रूप से उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है। हमारे बच्चे यहाँ के जो खेल कूद समारंभ हो या का नृत्य का समारंभ हो, कोई भी ऐसा है, यहाँ हमारे जो बच्चे हैं वो प्रथम ही आते हैं। यहाँ के जो स्टाफ है वो पूरी तरह से उसको, मुझे कहने पे गर्व भी होता है कि हमारा एक लड़का है जो अभी ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है फिल्म लास्ट शो, इसमें अभिनय कर रहा है। तो इस भव्य परंपरा में यहाँ के सब जो कर्मचारी है ये सब समर्पित रूप से काम करते हैं। हेमंत भाई नानावटी ने फिर सोचा कि एक समय था कि यहाँ सामयिक का प्रकाशन होता था, तो जो प्रकाशन की जो प्रवृत्तियाँ थी वो भी पुनर्जीवित करें। आज हम जो दोपहर के बाद एक पुस्तक का जो विमोचन करेंगे, तब ये हमारा 18वां पुस्तक होगा कि वो प्रकाशित हो रहा है।
कई ऐसे गुमनाम सर्जक थे कि जिसको कोई याद नहीं कर रहा था, उसके काव्य मिलते थे, उसको हमने फिर से रीप्रिंट किया और उसका विमोचन भी किया। इससे कई ऐसी जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं यह होती है। अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ 3 दिवस के लिए गुजरात साहित्य अकादमी की ओर से वार्ता शिविर का आयोजन हुआ था। गुजरात की बहनों का जो सर्जन बहनों का ग्रुप है वो भी यहाँ 2 दिन 3 दिन रहे और जुई मेड़ो वो आया और इसके उसने अपने सर्जन के बारे में कुछ चिंतन किया, मनन किया। तो ऐसी कई प्रवृत्तियां हैं जो रूपायतन अपने आप में जो सांस्कृतिक विरासत का जो समन्वय करना चाहती है, इस रूप में हम करते हैं। और इस सभी उपक्रम में हमारा जो ध्येय है वो तो कोई हम, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि आजकल ये सब उपक्रम कभी कभी तो ऐसा लगता है पैसा बनाने का जरिया हो गया है, लेकिन रूपायतन एक ऐसी संस्था है कि जो पैसा बनाती नहीं है, पैसा बांटती है। तो ऐसी ये संस्था है। इसके साथ मैं अंगत रूप से ये कहना चाहता हूँ कि 6-8 महीने के बाद, मास के पहले मेरा विधिवत उस संस्था के साथ मेरा जो जुड़ा हुआ, इसके वो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मेरा सद्भाग्य है कि मैं ऐसी भव्य संस्था के साथ जुड़ा हूँ। एक दूसरी बात भी मुझे यहाँ बहुत आनंद देती है, यह है कि ये मंच पर बैठे हुए महानुभाव और सामने बैठे सभी कोई एक स्थल है कि जिसके साथ हम सब जुड़े हुए। ज़्यादातर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का भाषा भवन, यहाँ बैठे हुए विनोद भाई, बलवंत भाई भी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के ये भाषा भवन के विद्यार्थी भी रहे और फिर बाद में अध्यक्ष भी और सर्जक भी हुए। और मेरे सामने जो बैठे हैं इसमें से ज़्यादातर अध्यापक, मैं जब सभी का चेहरा देखता हूँ वैसे महानुभाव भी है, मनोज भाई, ये सब सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए। ऐसा लगता है जो हरीश मीनासुर ने एक पंक्ति में कहा है कि नरसी गुजराती भाषा ना नाते हमें नरसी ना पाड़ोशी। हम नरसी के पड़ोस में है क्योंकि हम भी गुजराती, नरसी भी गुजराती में लिखता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो को बेंचिस के नाते हम सब मित्र हैं, तो ऐसे सभी यहाँ मौजूद है, इसका बहुत आनंद है। रूपायतन आप देख रहे हैं, वो रूप का धाम तो है ही, लेकिन ये रूप का आयन सिर्फ ऐसा नहीं है बाह्य, इसकी आंतर रूप से भी कोशिश सभी ने की है कि ये इसका आंतर समृद्धि भी हो। हम यहाँ नरसी पर्व कर रहे हैं। ये इसके पहले राज्यपाल भी आए थे और नरसी पर्व 1 हुआ, फिर 2 हुआ, ये तीसरा जो ये संगोष्ठी है इसको हम नरसी पर्व के तीसरी कड़ी के रूप में देखते हैं। और हमारी तो मनीषा ये है कि नरसी ऐसा एक मेजर पोइट गुजराती का आदि कवि, ये आदि कवि की यहाँ संशोधन और स्रोत केंद्र बने। इसके बारे में भी आज के जो ट्रस्टी है, मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, उसकी दृष्टि में है कि हम ऐसा करें कि यहाँ नरसी का कोई केंद्र हो। कोई भी संशोधक को अगर नरसी के बारे में कुछ भी है तो यहाँ आ सकता है। तो ये भी हमारी योजना है। हमारी योजना ये भी है कि रूपायतन में फिर से एक सामयिक की शुरुआत की जाए। उसकी कार्यवाही तो चल रही है और जो वैष्णव जन करके जो सामयिक थी वो सामयिक फिर से शुरू हो, ऐसी हमारी मनीषा है और इसके बारे में हम सोच रहे हैं। आप सब यहाँ आए, आप सबको वंदन करता हूँ। और यहाँ 2 दिन आप रहेंगे। ये साधना भूमि है गिरनार की, भारत की 3 साधना भूमि है। ये हिमालय है, नर्मदा का जो किनारा है और तीसरा गिरनार जी है। तो ऐसे साधना भूमि में आप आए हैं। इसमें जो चेतना का संचार है नरसी का, मोरारी बापू इसको शब्द कुंड कहते हैं। दामोकुंड नहाने के लिए नरसी जाते थे, यहाँ शब्द कुंड है।
तो यहाँ एक शब्द कुंड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। नरसी की ओर से, नरसी की तरफ से आपको ऐसा बोलता हूँ कि यूं हंसते रहिए और हंसाते रहिए, ये बाप का घर है, आते जाते रहिए। संतों की तपोभूमि पर वैसे भी आते जाते रहना चाहिए। साधना कुंड, शब्द कुंड, लोक में जूनागढ़ का बहुत अलग वो है। मैं स्वयं राजस्थान से आता हूँ और नरसिंह जी का मायरा जो है हमारे यहाँ गांव-गांव में कथाओं के रूप में होता है। मैं यहाँ कल आया, तब से गांव में मैंने अपनी माँ से बोला कि मैं जूनागढ़ में हूँ, तो उसके लिए वो नरसिंह जी का मायरा पूरा उसकी स्मृति में था कि तुम नरसिंह जी के वहाँ उनके गांव में हो। तो ऐसा न केवल मैं कहना चाहूँगा कि नरसिंह जी की तपोभूमि उनकी जन्म स्थली ये है, लेकिन नरसिंह जी गुजराती की नहीं, पूरे भारतीय संत साहित्य परंपरा में बहुत अग्रणी हैं। और ये 700-800 वर्षों का जो वैष्णव जन से कुआं से कहिए जो पीर पराई जाने हैं, रूपायतन इसी पद पर अपना पूरा उद्देश्य से निर्मित किए हुए हैं और उसको निभा भी रहा है। और मेहता जी ने जिस तरह से जिक्र किया कि यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं वो निःशुल्क और ज़रूरतमंद लोगों के बच्चे, प्रतिभावान बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो रूपायतन की समृद्ध परंपरा है, इसी प्रांगण में नरसिंह मेहता जी के नाम से कविता का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, गुजराती कविता का। इसी परिसर में नरसिंह जी को, उनके पदों को न जीवन में उतारा जाता है, बल्कि बार बार विभिन्न आयोजनों के माध्यम से नरसिंह जी के को जीवंत रखा जाता है, उनकी वाणी को जीवंत रखा जाता है। और लगातार इस तरह के कार्यक्रम इस रूपायतन में होते हैं। रूपायतन का साहित्य अकादमी भी आभारी हैं कि हम ऐसी संस्था के साथ या ऐसे जगह एक आयोजन कर पा रहे हैं जहां कण कण में नरसिंह के पद हैं, नरसिंह की वाणियाँ हैं। और जैसे जैसे ये उत्सव आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे विद्वान, संत साहित्य के विद्वान अपनी बात रखेंगे, तो आपको लगेगा कि संत को हम किसी परिधि में नहीं बांध सकते। उसकी वाणी का जो प्रभाव है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। और जब सिंधी का संत स्वामी जब अपनी बात अपनी संत प्रवृत्ति में कह रहा होता है, तो वो भी नरसिंह के कितने करीब चला जाता है। तो ये जो संत की जो वृत्तियाँ हैं, उनकी जो वाणी है, वह दूर दराज तक पूरे विश्व तक जाती है। नरसिंह जी का हम सब पर खूब आशीर्वाद बना रहे और हम उनके बनाए हुए मार्ग पर, उनके पदों के मार्ग पे चलें, यही हम सब लोग इस आयोजन के माध्यम से संकल्प ले सकते हैं। मैं अब आयोजन को आगे बढ़ाता हूं और रूपायतन के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वो मंचासीन अतिथियों का संस्था की तरफ से अभिनंदन करें। रूपायतन का प्रकाशन भेंट करके मैं रमेश मेहता जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले प्रोफेसर बलवंत जानी जी को ग्रंथ भेंट कर आदरणीय विनोद जोशी जी का भी अभिनंदन करें। उत्सव के चर्चा सत्रों को विधिवत रूप से शुरू करते हैं। मैं उद्घाटन सत्र के आरंभिक वक्तव्य के लिए आदरणीय प्रोफेसर विनोद जोशी जी को आग्रह करूंगा। आप साहित्य अकादमी में गुजराती भाषा परामर्श मंडल के संयोजक हैं। गुजराती भाषा के प्रख्यात कवि, समालोचक
विनोद जोशी जी की अब तक 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपको कविश्वर दलपत राम पुरस्कार, साहित्य गौरव पुरस्कार, रमनलाल जोशी पुरस्कार, उमाशंकर जोशी पुरस्कार, जयंत पाठक कविता पुरस्कार, जवेचंद मेघानी पुरस्कार तथा गुजरात कला प्रतिष्ठान आदि पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। और इसी परिसर में गुजराती कविता में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको 2018 में नरसिंह मेहता सम्मान से भी नवाजा गया। तो मैं पूरे आदर के साथ आदरणीय विनोद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस उद्घाटन सत्र का आरंभिक वक्तव्य दें। मंच पर आसीन और मेरे सन्मुख बैठे सभी महानुभाव, विद्वज्जन, छात्र छात्राएं, अभी यहाँ रूपायतन के छात्र छात्रों ने आजनी घड़ी रलियामणी की प्रस्तुति की। द मोमेंट ऑफ टुडे इज़ द बेस्ट, द ब्यूटीफुल। तो हम सब इस घड़ी को अभी तो मना रहे हैं, जिनके उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारी भाषा की धरोहर, हमारी संस्कृति की धरोहर, और ये कहा जाए तो हमारी सृजनात्मक भाषा और अध्यात्म की परंपरा की धरोहर, ऐसे नरसिंह मेहता के नाम से। यहाँ वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, इसका जिक्र हुआ। पूरे देश में सभी भाषाओं में गांधी जी की सबसे प्रिय यह रचना गाई जाती है। अभी कहा गया कि नरसिंह गुजराती भाषा के आद्य कवि थे, लेकिन ये गुजराती में कविता करने वाले भारतीय कवि थे। अपने देश की एक ऐसी प्रतिभा, आज से 600 साल पहले जिन्होंने एक शब्द रखा और इस शब्द से हम आगे बढ़े और आज हमारी भाषा पूरे देश में गौरव के साथ खड़ी रह सकती है, यह उनकी बदौलत। हम गिरनार के परिसर में हैं। इस गिरिशृंग को हम देखते हैं और यह जब हमें पता चलता है कि गिरिराज हिमालय से भी पहले का ये पर्वतराज हमारे बिल्कुल समीप हैं, तब हम गर्वान्वित होते हैं एक भारतीय के नाते भी। इस 2 दिन में जिस श्रृंखला से हम जाने वाले हैं, जुड़ते रहने वाले हैं, ये हमारे संत साहित्य की एक नींव है। न केवल गुजराती भाषा में बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में हम सभी को जोड़ने वाला जो तत्व है, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, भाषाएं। वैसे देखा जाए तो हम भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हम सबके भाव तो एक ही हैं। हमारा रोना, हमारा हंसना पूरी दुनिया में एक जैसा है। और जब हम मनुष्य हैं और इस दुनिया में हैं, इस प्रकृति के बीच हैं, इस परिसर के बीच हैं, व्यक्तियों के बीच हैं, तब हमें अपना अस्तित्व और इसके साथ जुड़े ये सभी संस्करण कुछ न कुछ मायनों में सोचने पड़ेंगे। और इस सोच की जो नींव रखने वाले हैं, यह नरसिंह मेहता जैसे संत हैं। यह तो पश्चिम भारतीय संत साहित्य को मद्देनज़र रख के हम कर रहे हैं इस आयोजन को, लेकिन पूरे देश में यही धारा बह रही है, जिसे हम धर्म कहते हैं, जिसे हम भक्ति कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं। यह सभी तत्व कहीं न कहीं
कोई एक रूप में मिल जाते हैं, डाइल्यूट होते हैं, और इसका कोई पिंड हमारी सोच में जो अव्याख्येय है, अनडिफाइंड है, हम कह नहीं पाएंगे, कह नहीं सकेंगे। नरसिंह मेहता का कर्म क्षेत्र यह जूनागढ़ की भूमि रही। कितने सारे पद लिखे उन्होंने, कृष्ण भक्ति के पद लिखे, इन्होंने श्रृंगार के पद लिखे, इन्होंने अध्यात्म के पद लिखे, इन्होंने अपने खुद के बारे में आत्मकथनात्मक पद लिखे। सभी भाषाओं में ऐसा हुआ है। हम अपनी कुटिया लेके बैठ गए हैं तो फिर बाहर नहीं झांकेंगे तो यह परिसर का विस्तरण नहीं होगा। साहित्य अकादमी देश की एक ऐसी वरिष्ठ संस्था है जो सभी भाषाओं में भारतीयता खोजती है, और यहाँ पश्चिम भारत की जो मुख्य भाषाएं हैं, कोंकणी, मराठी, सिंधी और गुजराती, यह सभी भाषाओं के विद्वद लोग यहाँ अपने अपने समय की, नरसिंह के समकालीन समय की जो भक्ति परंपरा है, संत साहित्य की जो परंपरा है, इसके बारे में प्रस्तुति करने वाले हैं। इनसे हमें बहुत कुछ जानना मिलेगा। एकनाथ, तुकाराम, यह सभी को हम जानते हैं। नरसिंह की कविता और इनकी कविता, इनमें कहाँ साम्य है, कहाँ वैषम्य है, कुछ हम सोच पाएँ दूसरी भाषाओं में क्या होता है, दूसरी भाषाओं में क्या हुआ है। रूपायतन ने हमें एक मौका दिया है कि हम यह चर्चा कर पाएँ। अभी हम अपनी भाषा के बारे में सोचते हैं, अपनी भाषा के साहित्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम देश के बारे में सोचेंगे, देश की भाषाओं के बारे में सोचेंगे, और फिर यह देश पूरे विश्व में किस तरह से अलग हैं। इतनी डाइवर्सिटी जिन जिन देशों में मैं घुमा हूँ मैंने कहीं नहीं देखी। इतना बड़ा देश, इतनी भाषाएं, इतनी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, इन सभी को अगर हम देखें तो कितने ही आयुष्य कम पड़ जाएं। ऐसा देश है हमारा, और हमें यह देखना है एक नागरिक के नाते भी कि हम अपनी परंपरा को पहचानें और इसको आत्मसात करें। आप सब इस उपक्रम में शामिल हुए, आप आए। सभी विद्वत जनों ने यहाँ आके अपनी जो ज्ञान समृद्धि है उसका परिचय देने का स्वीकार किया। कहा जाता है कि ज्ञान के सदृश अमृत भी नहीं है, नहीं ज्ञानेन सदृशम अमृतम इव विद्यते। तो हम इस अमृत का पान करने वाले हैं। अभी हमारे बीच गुजराती भाषा के एक बहुत ही बड़े समृद्ध सर्जक आके बैठ गए हैं चुपकी से। मेरा ध्यान अभी गया, मधु जी, मधु राय। आप ज़रा खड़े होंगे, आप सन्मुख होंगे तो सभी को। ये मधु राय हैं जिन्होंने गुजराती साहित्य की गद्य परंपरा को बहुत ही समृद्ध किया है। आपका स्वागत है मधु जी। अमेरिका रहते हैं वो, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच वो आए हैं। आपका स्वागत है। आप सभी का भी स्वागत है। इस 2 दिन के दौरान हम जिन जिन परंपराओं से गुजरेंगे हम इसका आकलन करेंगे, और जीवन में कहीं भी किसी के साथ भी अगर इसका बंटवारा होगा, किसी के साथ इसकी चर्चा होगी, किसी के साथ इस परिसर का जिक्र होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आखिर में मैं हेमंत नानावटी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इस परिसर में यह कार्यक्रम करने का चाहा और सहयोग दिया। हेमंत जी साहित्य अकादमी देश की एक वरिष्ठ साहित्य संस्था है जो करीब 2 किताबें, एक दिन में 2 किताबें पब्लिश करती है।
एक वर्ष में करीब 3000 कार्यक्रम होते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों में, कस्बों में बहुत बहुत कार्यक्रम इनके होते हैं। अवार्ड्स दिए जाते हैं बाल साहित्य को प्रोत्साहन करने के लिए, युवा साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए, अनुवाद को प्रोत्साहन देने के लिए। और ये पूरी स्वायत्त संस्था है, देश की एकमात्र ऐसी स्वायत्त संस्था, सबसे बड़ी। और आज जूनागढ़ के आंगन में वो आई हैं और आपने आपके परिसर में उनका सत्कार किया है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आप सभी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जोशी जी। और साहित्य अकादमी का कार्य विस्तार पर भी उसको भी आपने रेखांकित किया। पिछले कुछ वर्षों से अकादमी ने ग्रामालोक कार्यक्रम भी शुरू किया है और छोटे छोटे गांवों में भी ये कार्यक्रम हम करते हैं। शायद अमरेली हमने किया गुजराती में। तो अकादमी की कोशिश रहती है कि वो सामान्य जन तक भी पहुँचे और गाँव के जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वहाँ तक भी पहुँचे। बहुत बहुत आभार आपका, आपने विस्तार से इस कार्यक्रम और अकादमी की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। मैं अभी इस उद्घाटन सत्र के बीच वक्तव्य के लिए, कीनोट एड्रेस के लिए आदरणीय प्रोफेसर बलवंत जानी जी से आग्रह करूंगा। बलवंत जानी जी का काम जो है वो लोक साहित्य, संत साहित्य और प्रवासी साहित्य पर विपुल है। मतलब कई किताबें इनकी उस पर प्रकाशित हैं और निरंतर एक अध्येता शोधकर्ता के रूप में आपकी पूरे देश में एक विशिष्ट पहचान है। आप न केवल साहित्य बल्कि कई सारी संस्थाओं में कुलपति, कुलाधिपति के बहुत महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वाह आप करते हैं। कई सारे पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। आप राजकोट आपके नज़दीक हैं, वहाँ रहते हैं। तो मेरा ऐसे ऐसे लेखक, साहित्यकार और शोधकर्ता जिनकी उपस्थिति किसी भी सेमिनार के लिए, किसी भी उत्सव के लिए एक गौरव का विषय होती है और उनकी उपस्थिति और उनके वक्तव्य एक नया रास्ता सुनने वालों को देते हैं उनकी समझ से। तो मैं आदरणीय प्रोफेसर बलवंत जानी जी से आग्रह करूंगा। आजकल आप राजस्थान विद्यापीठ में कुलाधिपति का भी दायित्व आपके पास है, तो कई सारे दायित्व न केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश में इनके हिस्से हैं और बखूबी उनका निर्वाह करते हुए न केवल गुजरात का बल्कि गुजराती साहित्य का भी आप हमेशा नाम रोशन करते हैं। मैं पूरे आदर से आदरणीय बलवंत जानी जी से आग्रह करूंगा कि इस उद्घाटन सत्र में बीज वक्तव्य। जूनागढ़ के ऐतिहासिक प्राचीन शैक्षिक विद्याधाम रूपायतन में, गिरनार के गोद में साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से पश्चिम भारतीय भाषाओं के साथ नरसिंह और ये भिन्न भिन्न भाषा के संतों के बारे में जो गोष्ठी है, ये गोष्ठी के कार्यक्रम में उपस्थित पश्चिम भारतीय भाषाओं के आदरणीय अध्यक्ष, सिंधी भाषा के वरिष्ठ कवि आदरणीय नामदेव ताराचंदाणी, गुजराती भाषा के कन्वीनर और बड़े जाने माने रससिद्ध गीतकार जिसको कहते हैं, ऐसे हमारे गीत कवि जी, और जिस संस्था के परिसर में हम बैठे हैं, ये संस्था को सही अर्थ में अपने हृदय से प्यार करने वाले, उनके उत्कर्ष के लिए हमेशा क्रियाशील ऐसे आदरणीय हेमंत भाई
ट्रस्टी श्री रमेश भाई और मेरे सामने बैठे हुए संत साहित्य के अध्येता बंधु भगिनी और प्रतिभागी के रूप में आए प्राध्यापक बंधु भगिनी और विद्यार्थी समुदाय। ये बहुत पहले से सेमिनार तय था कि इस विषय पर होने वाला है, तो बहुत स्वाध्याय तो पहले से हो रहा था, लेकिन यहाँ पश्चिम भारतीय भाषाओं के अध्येता उपस्थित है, शोधार्थी उपस्थित है, तो किस बात को लेकर मैं अपनी बात कहूँ ये मैं सोच रहा था। मेरे मन में दो प्रश्न आया कि नरसिंह की भक्ति काविता का जो भाव विश्व है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखे तो उनका मूल्य क्या है। दूसरा प्रश्न ये भी था कि उनकी कविता के बारे में गुजराती में जो विवेचन हुआ है, हिंदी और अन्य भाषा में जो विवेचन हुआ है, और विदेश में सोरबोन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में छुटपुट काम हुआ है, उनसे भी परिचित था। तो मेरा कहना यह था कि नरसिंह का कर्तृत्व, उनकी ऑथरशिप के बारे में अब इतने सालों के बाद हमें क्या कहना चाहिए, क्या कह सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि सर्जक की कृति को डिलीट कर दो, रद्द कर दो। सूरदास के भी पद है, मीरा के, कई सारे भक्त कवि है भारत में। ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये उनका नहीं है, उनके कर्तृत्व के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उनको रद्द कर दो, ये अंतिम प्रमेय का जो इति सिद्धम आता है वो बताना ये ठीक नहीं है। गुजरात में ये हुआ। इतना बड़ा पोएट, इतना बड़ा उनका नाम, इतनी बड़ी उनकी काव्य राशि, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय, पिछले 900 साल से आधिपत्य उनका लोक कंठ में भी है और भक्ति कविता के शोधार्थी है, पंडित है, उनके मन में भी है। तो एक नरसिंह की जो व्यापकता है, नरसिंह की जो रेंज है, ये बहुत बड़ी है। ये सिर्फ कोई संप्रदाय का कवि नहीं है, ये सिर्फ कृष्ण भक्ति कविता का कवि नहीं है। उन्होंने जो बात अपनी कविता में रखी, अपने पद में रखी, वो हस्तप्रत में शोध अध्येता के मन में जितनी रही, उससे 10 गुनी, 20 गुनी लोक कंठ में रही। नरसिंह लोक कंठे जीवित कवि है, हस्तप्रत में जीवित कवि है। उनकी हस्तप्रत मिलती है, नरसिंह के समय के बाद के 150 साल के बाद की मिलती है। ये हस्तप्रत में रचना मिली, फिर भी कहे कि नहीं ये पीछे से किसी ने लिख डाली होगी। उनकी आत्मचरित्रात्मक कविता के बारे में तो लगभग ये कहा गया कि इतनी सारी आत्मचरित्रात्मक रचनाएं मिलती है, उनमें से 20-25% ही उनकी होगी। अरे 20% है तो 75% क्यों ना हो। राजस्थान में जिनके बारे में कविता मिलती है, गुजराती मध्यकालीन कविता परंपरा में जिनके बारे में कविता मिलती है, प्रेमानंद से लेकर बड़े बड़े कवियों ने जिस कवि के बारे में लिखा है, जीवनी के बारे में लिखा है, वो अपनी जीवनी न बताई तो कैसे वो लिखते। और जब दंत कथा जिसको हम कहते हैं, लीजेंड, एजियोग्राफी, वो प्रचलित होती है तो उसमें कुछ गलती हो तो उसी समय उनका खंडन होता है। कोई तो समकालीन होते हैं, पूरे समकालीन ना हो तो तुरंत के समकालीन तो होते हैं। तो नरसिंह की कविता की हस्तप्रत जो मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, पांडुलिपि, उसमें
उनकी आत्मचरित्रात्मक कविता भी मिलती है। हार माले के पद जो है उनके बारे में बहुत उनके बारे में कहा गया, अस्तित्व नहीं है, समय नहीं है, लेकिन हमारे पंडित बहुत पुराने समय से जिसके साथ उनका संबंध रहा, के का शास्त्री, उन्होंने समय समय की हस्तप्रत ले ली, पांडुलिपि ले ली कि 1600 की क्या है, 1620 की क्या है, 1630 की, ये पांडुलिपि में मिलती रचनाएं इस क्रम से उन्होंने संपादित किया नरसिंह मेहता के पद। लेकिन उससे पूर्व इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने 1913 में सहस्त्राधिक पद का नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह प्रकाशित किया। उनमें 2 रचनाएं ऐसी थी, सूरत संग्राम, और वो उनका कर्तृत्व तो अन्य का है वो साबित हो गया था, हस्तप्रत मिली इसी वजह से। लेकिन उनमें से जिस कविता भी हस्तप्रत न मिली वो सब नरसिंह के नहीं है ऐसा बोल दिया। सहस्त्राधिक कविता में से सिर्फ 800 रचना का ही, 840 का ही हस्तप्रत में उल्लेख है, तो इतनी कविता ही नरसिंह की है, ये कर शिवलाल जैसलपुरा में संग्रह प्रकाशित कर दिया। बाकी सब ली ही नहीं उन्होंने। अरे भाई, आप हस्तप्रत खोज नहीं पाए हो, पांडुलिपि आपको मिली नहीं। बिना पांडुलिपि इतनी सारी कविता संपादित करने वाले इच्छाराम सूर्यराम देसाई, जिन्होंने लगभग 25,000 टेक्स्ट एडिट की है, मध्यकाल का बृहद काव्य दोहन भी एडिट किया है, इतना बड़ा मध्यकालीन साहित्य प्रेमी साहित्यकार ऐसा क्यों करे? अनंतराय रावल ने भी कहा कि सब कविता को हम तो ये एक बड़ा संघर्ष चला कर्तृत्व के, ऑथरशिप एंड ऑथेंटिसिटी अबाउट नरसिंह। लेकिन उनका विरोध करने वाले, पहले स्थापित करने वाले ये लोगों ने, जयंत कोठारी ने, रमन सोनी ने, जब नरसिंह मेहता की पद का चयन किया तब जिस कविता की नाम बोलते थे वो कविता उन्होंने चयन में ली। रमन सोनी ने भी ली, साहित्य अकादमी दिल्ली का प्रकाशन। मैंने रमन सोनी को कहा कि आपने अच्छा किया कि हाँ मैंने लिखा भी है, मैं एक समय मानता था। ये बात संशोधन में आई दर्शनाबेन धोलकिया की ओर से। उन्होंने नरसिंह चरित्र विमर्श करके महानिबंध लिखा, उसमें ये सब अवधारणा रखी और उसकी प्रस्तावना लिखने के लिए भायणी साहब को कहा गया। देखो, एक बड़ी थीसिस आ रही थी। थीसिस ये थी नरसिंह के चरित्र के बारे में, ये गोपनाथ के बारे में, ये सब कई सारी घटनाएं के बारे में उन्होंने खंडन भी किया था और नया मंडन भी किया था और कुछ स्वीकार भी किया था। लेकिन भायणी साहब को प्रस्तावना लिखने के कहा गया, तब उन्होंने सिर्फ 1.5 पृष्ठ में, 9 पृष्ठ की प्रस्तावना है, उसमें 1.5 पृष्ठ में किताब के बारे में लिखा और कहा कि बहुत परिश्रम करके, बहुत संदर्भ निकाल के, अनुमान लगाकर उन्होंने ये बात रखी है। बाद में कहा, लेकिन नरसिंह स्वाध्याय के बारे में जो प्रचलित दंत कथा है, प्रचलित अनुश्रुति है, उसको हम नजर के बाहर नहीं रख सकते हैं। क्यों? कि उन्होंने गोपनाथ क्यों, जूनागढ़ क्यों, यह क्यों, इतनी सारी कविताएं उनके संदर्भ देकर, मैंने कृष्ण काव्य में लिखा है, ये हरिलीला षोडश कला में ये है, कृष्ण क्रीडित में ये है, ये ऐसा कह के 22 संदर्भ दिए कि नरसिंह के चरित्र के साथ जुड़ी हुई ये श्राद्ध वाली, मामेरू वाली, ये सब घटनाएं सिर्फ उपजाऊ घटनाएं नहीं है, ये स्थापित कर दिया प्रस्तावना में ही। लेकिन किसी ने ये प्रस्तावना ठीक से पढ़ी नहीं और उनकी आलोचना भी नहीं की। थीसिस का भी बहुत समय हो गया। मैं जब ये पढ़ रहा था, ये तो पूरा हिस्ट्री मैंने अपने पेपर में रखा और कहा कि नरसिंह के साथ जुड़े हुए हस्तप्रत में प्राप्त पद नहीं है तो उनको नहीं स्वीकार करना ये ठीक नहीं है। इच्छाराम सूर्यराम देसाई कृत नरसिंह मेहतानी काव्य कृतियों को अधिकृत ग्रंथ मानना चाहिए। वो 110 साल पहले वो छपाया था, आज नहीं मिल रहा है, वो
टाइपिक सेटिंग हो रहा है, लेकिन उनको स्वीकार करके उनका अध्ययन होना चाहिए। ये एक मेरी पहली स्थापित वाचना है और उनके लिए मैंने सब रीजन दिए हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नरसिंह इतना पूरे भारत में महत्वपूर्ण क्यों, उनकी इतनी सारी महत्ता क्यों मिली, वाई? एक गुजरात में जूनागढ़ रहा, यहाँ बहुत सारे संत, साधना स्थली थी तो आते जाते थे, संपर्क संबंध था, ऐसा कुछ था नहीं। नरसिंह की महत्ता अभ्यासियों ने क्यों प्रमाणी, लोगों ने क्यों प्रमाणी? दो बात है। लोक कंठ में रहे, इसी वजह से प्रचलित परंपरित भाषा में परिवर्तित भी होती रही। मैंने मैन्युस्क्रिप्ट और हिस्टोरिकल ग्रामर लिपि के, लैंग्वेज के निकालकर, भायणी साहब का गुजराती भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण ग्रंथ है, उसको निकालकर, जागने जादवा कृष्ण गोवालिया तुझ वीणा ध्यान मा कौन जाशे। उनका उस समय की भाषा का रूप क्या है? जागई जादवई तुझ वीणा ध्यानुई कौन जावणई, ये है। लेकिन लोक कंठ में ये स्थिर थी, तो प्रचलित भाषा के साथ साथ उनका प्रचलन होता रहा। ऐसा लगता है कि अर्वाचीन पद है, क्योंकि उनकी प्रवाहिता वो हस्तप्रत में जीवित रही, ऐसा नहीं है। हस्तप्रत में रही, लेकिन लोक कंठ में ज्यादा रही। इसी वजह से जो रचनाएं नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह में इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने ली है, जिनकी हस्तप्रत नहीं मिलती है, वो 19वीं शताब्दी के भजन संग्रह में है, लोक साहित्य माला के मणका में है। देखो, भजन परंपरा में वो टेक्स्ट मिलती है, लोक साहित्य के, लोकगीत के एंथोलॉजी में भी मिलती है वो रचनाएं, जिनकी हस्तप्रत नहीं मिलती है। लेकिन ओरल ट्रेडिशन में वो जीवित रही। तो ओरल ट्रेडिशन में 800 साल तक जीवित ये कविता को हम नकार नहीं सकते। क्यों नरसिंह को हम माने, ये एक बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने देखा, आई गो थ्रू द अकादमी पब्लिकेशन की एनसाइक्लोपीडिक एंथोलॉजी ऑफ मिडियवल इंडियन लिटरेचर। तो ये एनसाइक्लोपीडिक एंथोलॉजी ऑफ मिडियवल इंडियन लिटरेचर, सर आपने तो उसमें बहुत एंट्री भी लिखी है। तो ऐसी एंथोलॉजी अयप्पा पणिकर ने एडिट की है, मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में मध्यकाल में क्या क्या थीम, किस किस सर्जक ने किस फॉर्म में लिखा है, पूरा हिस्ट्री, टेक्स्ट भी, उनका आस्वाद भी। तो वैसे तो मैं काम कर रहा था महाभारत प्रादेशिक भारतीय भाषाओं में, कब से आया, ये रूटलेज पब्लिकेशन अमेरिका ने एक बड़ा सेमिनार रखा है, उसके लिए मैं पेपर तैयार कर रहा था। तो मैंने देखा कि गुजराती में व्यास कथित महाभारत प्रादेशिक में कब आया। तो गुजराती की शुरुआत तो 1150 से हो गई है, लेकिन उसमें 1350 के बाद, 1450 के बाद जैन महाभारत जैन कवि के रूप में मिलता है। और ये तो 15वीं शताब्दी के बाद प्रेमानंद, ये विष्णुदास सबके महाभारत मिलती है। प्रादेशिक भाषा में गुजरात में महाभारत आया 14वीं शताब्दी में, पंच पांडव चरित्र रास, पूरा जैन वर्जन है। देखो, गुजरात में व्यास का महाभारत 16वीं शताब्दी में आया, 15वीं शताब्दी के अंत में आया, लेकिन ये जैन। तो इसी समय मुझे पता लगा कि ये कृष्ण का निरूपण कब से शुरू हुआ है। तो मुझे पता लगा कि ये जो हमारे दक्षिण के चक्रधर स्वामी है, उन्होंने 1227 में कृष्ण की कथाएं, कृष्ण के चरित्र के बारे में लिखा है, लेकिन उसमें कृष्ण लीला नहीं है, कृष्ण कथा है। बाल लीला जो है, गोपियों के साथ को जिला, वो नहीं है। और निवृत्तिनाथ में भी, नरसिंह के पहले, कबीर भी, ये सब है, किसी ने कृष्ण लीला के बारे में कोई पद नहीं रचा है।
ये सूरदास सब बात के है, लेकिन मुझे आश्चर्य ये हुआ कि हमारे वल्लभाचार्य ने जो श्रृंगार लीला का गान किया वो उससे पूर्व नरसिंह ने किया है। तो कृष्ण लीला का आद्य गायक नरसिंह मेहता है, न सिर्फ भारतीय भाषा में, पश्चिम भारतीय भाषा में, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सभी भाषा में। कृष्ण लीला, श्रृंगार लीला, तो ये लीला पद किसको बहुत पसंद आ गया? समुदाय को, लोग को, जो था ही नहीं कहीं। जयदेव का रेफरेंस आता है, वो उनका प्रभाव है, सूरत संग्राम, ये सब रचनाएं में गीत गोविंद का प्रभाव है, श्रृंगार की ये सब अवधि का। उनका नाम भी दिया, कबीर का भी नाम देते हैं, नामदेव का भी नाम देते हैं, नरसिंह अपनी रचना में। कृष्ण लीला कहीं नहीं थी। कृष्ण लीला को, बाल लीला को, श्रृंगार लीला को पद के माध्यम से भारत में प्रचलित करने वाला आद्य प्रादेशिक कवि नरसिंह मेहता है। उनकी बहुत सारी महत्ता इसीलिए हमें मिली है, जो रेफरेंस उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं। चातुरी के जो पद है नरसिंह मेहता के, वो बिल्कुल जयदेव के। हम ये गीत गोविंद देखे, किसी को अभ्यास करना चाहिए। नरसिंह मेहता की चातुरी का एडिट भी हुआ है, शास्त्री जी ने भी, बाद में चैतन्य बाला ने भी। तो ये चातुरी के बारे में भी बहुत चर्चा हुई है लेकिन उनका फॉर्म, उनकी सभी बातें बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट में भी मिलती है, तो उनको नकार नहीं सकते। नरसिंह गोपी भाव से, उनके साथ सखी भाव से कृष्ण के साथ जुड़ा है। इतना ही नहीं, वो साक्षी भी है, वो दूती कार्यकर्ता भी है, करताल वादक भी है, और दिवेट धारण करने वाले, ये दिवेट धारण करने वाले जिसका हाथ भी चल गया लीला देखते देखते, दर्शन करते करते, पता नहीं रहा। तो ये बात नरसिंह को अपनी कविता परंपरा के श्रद्धेय कर्तृत्व के बारे में एक संदर्भ के रूप में हमको मिलती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में जो श्रृंगार मूलक पद है, तीसरी मेरी स्थापना यह है, उनके बारे में आनंद शंकर ध्रुव ने पहली बार, हमारा बहुत ध्यान नहीं गया है, न जैसलपुरा ने उसका संदर्भ दिया है, जयंत कोठारी ने दिया है, ये तो हकारात्मक रूप से लिया उन्होंने। तो जो कविता के बारे में शंका करते हैं, उस कविता के बारे में आनंद शंकर ध्रुव का जो विवेचन है उसको वो कोट करते हैं। तो ये एक बड़ा, मैं हकीकत दोष नहीं कहता हूं, तर्क दोष नहीं कहता हूं, लेकिन अब हम सब, हमारे पास संदर्भ है, तब देखते हैं, तब लगता है कि उन्होंने कहा कि इरोटिक मिस्टिसिज्म नरसिंह में है। ये पहली बार उन्होंने शब्द भी दिया और बड़ा विश्लेषण किया, और उन्होंने कहा कि इस अवस्था में स्त्री पुरुष का लिंग भेद टूट जाता है, इरोटिक मिस्टिसिज्म में। इसलिए उन्होंने कहा भी है, पुरुष पुरुषातन लीन थयु माहरू गोप सखी रूपे गयो गीत गावा। कहीं गोपी रूपे पाठ मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ सब पाठ नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह इच्छाराम सूर्यराम देसाई के लिए, उसमें यह कहा है, देह दशा टली। कहीं ऐसी बातें मिलती है कि हमको लगता है कि जो श्रीमद् वल्लभाचार्य ने नरसिंह के अनुगामी है, उन्होंने भी इस बात को किस रूप से कहा, रसिका काम वर्जिता, यानी जो रसिक है वो काम रहित, काम वर्जित है। उनको वल्लभाचार्य ने तहां तक उनका सूत्र भी दिया, उनके बारे में भी बात कही। ये बहुत सारी बातें मैंने ली है, लेकिन ये उसमें मैं नहीं जा रहा हूं ज़्यादा। उनकी भक्ति कविता का जो रूप है, स्वरूप है, फॉर्म एंड फॉर्मेशन है, ये बड़ा अजीब सा है। क्यों? ये भी एक बात है। इतना श्रृंगार, जिसको कई लोगों ने तो
उन्मुक्त कहा, कई सारे ऐसे विशेषण भी दिए, बीभत्स भी कहा कई लोगों ने। ये क्यों आया, ये प्रश्न है। ये सही बात है, एरोटिक मिस्टिसिज्म। तो उनके बारे में केका शास्त्री ने कहा है कि नरसिंह में है, मीरा में नहीं है। कृष्ण कविता तो दोनों की है, क्यों नहीं है? कृष्ण कविता के बारे में ये अभिगम आया, नरसिंह में क्यों आया? तो उन्होंने कहा है कि साक्षात्कार के बाद की नरसिंह की कविता है, दर्शन हो गया है, इसलिए प्रसन्न है। और उनको साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, पीड़ित है। तो मीरा की कविता कैओस की कविता है और नरसिंह की कविता कॉस्मोस की कविता है। और कॉस्मोस इसलिए है कि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया है, मिल गए हैं प्रभु। फिर तो आनंद ही रहता है, प्रसन्नता ही रहती है, पूरी आनंदमयता, प्रसन्नमयता से भरा ये उनका काम वर्जित जो श्रृंगार है, उनके बारे में बात हुई है। लेकिन ये सिर्फ एक मेजर पोएट थे, बड़े कवि हृदयी थे, सब जानते थे हाउ टू अभिव्यक्त कैसे करना। तो उन्होंने एक वर्तुल जो उन्होंने बनाया, उसमें वो कैद नहीं रहा। उनकी भक्ति की साधना तो चलती ही रही और अंत में वो ज्ञान मार्गी उपासक बना है, योग मार्ग में चला गया है। तो उनकी तत्वदर्शी जो कविता है वो बाद की हस्तप्रत में भी मिलती है, वो भक्ति कवि का कहीं उनकी हस्तप्रत नहीं मिलती है। ये ज्ञान मार्गी कविता की भी हस्तप्रत मिलती है, उनमें भी है। तो ये एक भाग भी है कि उसमें क्या है उन्होंने बताया है। निरंजन भाई ने भी थोड़ा अभ्यास किया है ये योग मार्ग की परंपरा से। तो 2-3 पद में तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये चौथे चक्र के मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि चंद्र की बात आती है, ये इतने 12 ये आता है, अंक आता है, ये सब चौथे चक्र के मुकाम की तालिका है। तो नरसिंह की ज्ञान मार्गी कविता, ये तत्वदर्शन कविता जिसको हम कहते हैं, वो उनकी योग मार्गी साधना की अभिव्यक्ति है। उसके बारे में हमने थोड़ी बात यहाँ सोची है कहने के लिए। लेकिन ये आपके सामने जो मुझे बात कहनी है, एक अंत में एक भूमिका सिर्फ बतानी है, वो ये है, हस्तप्रत में मिलती रचना ही श्रद्धेय हो, ये मानना ठीक नहीं है। मुझे रतिलाल दवे संपादित 18वीं शताब्दी की हस्तप्रत में ऐसी रचनाएं मिली जो ब्रह्मानंद नाम से 19वीं शताब्दी की हस्तप्रत में है, देवानंद के नाम में से लग गई है। अरे भाई, देवानंद ब्रह्मानंद की हस्तप्रत मिलती है, ऐसा कह के आप ऐसा नहीं बता पाओगे कि उनकी कविता है। रतिलाल दवे ने जब हस्तप्रत से निकाल करके नरसिंह मेहता ना કેટલાક पद करके संचय किया LD इंस्टीट्यूट इंडोलॉजी से, तब पता लगा। हमारे यहाँ भायावदर के हरिभाई गोयल ने देवानंद पर काम किया, तो उन्होंने सब ये बता दिया, मैन्युस्क्रिप्ट खोलकर बता दिया कि देवानंद के नाम से परिचित पद सही मायने में नरसिंह के हैं। तो ऐसे कई पद नरसिंह के नाम से प्रचलित हो, वो लोक कविता में मिलते हैं, भजन कविता में मिलते हैं, पद कविता में मिलते हैं। उसका मतलब यह हुआ कि हस्तप्रत का संदर्भ को श्रद्धेय मानकर हस्तप्रत में नहीं है, इसलिए नहीं, ये आत्यंतिक विधान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहना चाहिए कि हस्तप्रत का आधार नहीं मिल रहा है, हस्तप्रत हम नहीं खोज पाए हैं। कितनी पांडुलिपियां कहीं जगह है, हमको पता ही नहीं है। और उनके साथ जुड़ी हुई बातें करके मैंने नरसिंह मेहता कृत काव्य संग्रह का पूरा अध्ययन किया। उसमें जो है उसके बहुत कम पद जैसलपुरा में है, पूरे पद केका शास्त्री के तीनों संचय में है। अनंत राय रावल में कई ऐसी रचनाएं हैं,
जो नरसिंह मेहता को इच्छाराम सूर्यम देसाई ने लिए वो है। नहीं, मैंने आपको समय दिया, इतने समय पूरा कर दूंगा। तो ये पद मिलते हैं, तो मैंने उनका अध्ययन करना शुरू किया। हाउ टू स्टडी द नरसिंह। ये छोड़ो हस्तप्रत का मामला, ये छोड़ो, ये मैंने भक्ति का कंसेप्ट लिया और दूसरी बात ली कि ये कविताएं को अध्ययन कैसे करें हम। अब कर्तृत्व तो मान लिया, कर्तृत्व के लिए हमने बोल दिया कि ये जो मिलती है वो कविता उनकी ही है। हाउ टू स्टडी द नरसिंह नाउ। मैंने ये विदेश वाले लोगों का ये सब का अध्ययन किया, अन्य भारतीय भाषाओं के संतों का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पोएट इज मोर इंपॉर्टेंट। किस ढंग से, किस टोन से उन्होंने कहा है। तो नरसिंह में मुझे 3 सुर मिले हैं। एक है मध्यकालीन पद कविता की परंपरा का, दूसरा है मध्यकालीन संत कविता की, भजन कविता की परंपरा का, और तीसरा है मध्यकाल से प्रारंभित लोकगीत की परंपरा का। यहां जो प्रस्तुत हुआ लोकगीत के टोन था। तो ये 3 सुर, 3 स्वर में नरसिंह की पूरी कविता को मैंने डिवाइड किया, क्लासिफाइड इन 3 पार्ट। पद में सभी तत्वमार्गी कविता है, क्योंकि ये तो मध्यकालीन परंपरा का सबसे बड़ा हथियार है, स्वरूप है। तो पूरी तत्वदर्शी कविता का कोई भजन नहीं है। प्रभात राग में कहा है, पद रूप में मिल रहा है, लेकिन भजन परंपरा में कई सारे कीर्तन, धौल आदि ये नरसिंह की रचनाएं मिलती है। और लोक पढ़ोरे पोपट राजा रामना, ये क्या है? मकरंद भाई ने बताया, ये शुक्ल लीला जो है ये क्या है? ये हमारी प्राचीन परंपरा है। उनके साथ नरजी का संदर्भ उन्होंने जोड़ा है, क्योंकि जयंत कोठारी फारबस त्रैमासिक में नरसिंह के पद की आस्वाद क्रिया करते थे, हम पढ़ते थे उस समय। उसके सामने मकरंद भाई ने कहा कि ये सिद्ध रस का कवि है, तंत्र विद्या का, योग विद्या का कवि है, उसका अध्ययन ऐसे करना चाहिए। उन्होंने सिद्ध रस के कवि नरसिंह नामक पुस्तिका भी लिखी। तब पता लगा जयंत भाई को कि ये बात सही है। ऐसे तत्वनिष्ठ, ऐसे भक्तिनिष्ठ और ऐसे लोकनिष्ठ कवित्व के बारे में यहाँ गोष्ठी हो रही है। उसमें पश्चिम भारतीय भाषाओं के विद्वान आए हैं। उनके सामने साहित्य अकादमी दिल्ली ने, विनोद भाई ने, कन्वीनर ने मुझे ये विषय बताने के लिए कहा। ये मेरे लिए बहुत चिर स्मरणीय घटना रहेंगी। आपको मिलना हुआ, आपके सामने मेरा स्वाध्याय प्रस्तुत करने का ये प्रसंग हुआ। इसी की प्रसन्नता के साथ अपने विचार को विराम देता हूँ। नमस्कार।